अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारे दो टॉपिक्स हैं बल्कि इम्पीडेंस एंड आरसी सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद जो हमने अगली चीज़ देखनी है जी वो आरसी सीरीज सर्किट है जी। उसके बाद फेज़र डायग्राम इसकी हमने बनानी है। उसके बाद इम्पीडेंस के लिए हमने काम करना है। खैर इम्पीडेंस क्या चीज़ है, ये नया कॉन्सेप्ट आ जा रहा है हमारे पास। उसके बाद इम्पीडेंस डायग्राम हमने ड्रा करनी है इसके लिए, और एंड में फेज़ डिफरेंस के लिए हमने डायग्राम ड्रा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीडेंस को हम देखेंगे जी। अच्छा, इससे पहले हमने एसी का बिहेवियर तीन एलिमेंट्स में देखा है। हमने एसी का बिहेवियर रेजिस्टेंस में देखा है, एसी का बिहेवियर हमने कैपेसिटर में देखा है और इंडक्टर में देखा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में जो अपोजिशन थी वो एक्चुअल अपोजिशन थी। कैपेसिटर और इंडक्टर की जो अपोजिशन थी वो इमेजिनरी अपोजिशन थी, और इसके लिए हमने वर्ड भी रिएक्टेंस का यूज़ किया था। अब इम्पीडेंस क्या चीज़ है, ये भी असल में अपोजिशन ही है। ये कंबाइंड अपोजिशन है। जब हमारे पास किसी एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर और रेजिस्टर ये तीनों होंगे, या रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड हो, या रेजिस्टिव लोड इंडक्टिव लोड हो, तो तब फिर कंबाइंड इफेक्ट, मतलब हम यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव लोड। जब मैंने रिएक्टिव लोड का वर्ड यूज़ कर दिया तो इससे मुराद इंडक्टिव लोड भी होगा और कैपेसिटिव लोड भी होगा। तो कंबाइंड ऑपोजिशन जो एसी को मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ और सर्किट। और इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो Z इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाय RMS IRMS। Z यहाँ पे इम्पीडेंस के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू उसको डिवाइड करके हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी। और इसके लिए जो यूनिट है वो ओहम ही यूज़ किया जाएगा, और इसको इस तरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है Z इक्वल्स टू R स्केयर प्लस X स्केयर। और X हमारे पास यहाँ पे XC भी हो सकती है, X यहाँ पे XL भी हो सकती है, और X यहाँ पे दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास सर्किट में कौन कौन सी एलिमेंट कनेक्ट हैं। खैर ये फार्मूला कब यूज़ किया जाएगा और इस फार्मूले के पीछे लॉजिक क्या है जी, ये खैर आगे जब हम चलेंगे तो इस चीज़ को हम देख लेंगे जी। अब जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि X इज़ द नेट रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव लोड। खैर ये कब नेट जो रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये जब हम RLC सर्किट हमारा आएगा उसमें आएंगे, तब ये बात हमारी वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगी। तो अब RC सीरीज सर्किट पे हम आ रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक कैपेसिटर को और एक रेजिस्टर को सीरीज़ में हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये डायग्राम भी आपके सामने आ रही है जी नज़र। अब ये सीरीज सर्किट है। अब सीरीज़ DC का हो या AC का हो, दोनों में सीरीज़ की प्रॉपर्टी ये कि अगर सीरीज़ में करंट सेम रहता है तो हमारा जो सर्किट का करंट होगा IRMS ये सेम होगा, और ये दोनों में सेम ही करंट होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर का जो करंट होगा वो IRMS ही होगा। अब वोल्टेज की वैल्यू दोनों पे डिफरेंट होगी। वैसे भी हमें पता है जी सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अगर रेजिस्टर का वोल्टेज की बात करें तो VRMS विल बी इक्वल टू जो रेजिस्टर का वोल्टेज होगा VR के इक्वल होगा, और दिस विल बी इक्वल टू IRMS इंटू R। ओहम्स लॉ हमने यूज़ किया है। इसी तरह कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये हमारे पास आएगा VC इक्वल्स टू IRMS इंटू XC। XC यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब देखें इंडिविजुअल अगर रिस्पांस की बात करें तो हमें पता है जी कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं, और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटिव लोड हो तो वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज़ होते हैं, और π/2 का फेज़ डिफरेंस है। वोल्टेज जो है वो लैग करता है, करंट लीड करता है। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो ना तो फिर रेजिस्टेंस की चलेगी, जिसका मतलब है कि इन फेज़ तो नहीं होंगे, और ना ही कैपेसिटर की चलेगी, जिसका मतलब है कि आउट ऑफ फेज़ तो होंगे लेकिन π/2 का फेज़ डिफरेंस नहीं होगा।
तो फिर इन दोनों के बीच वाला जो रास्ता हमारे पास आएगा, मतलब वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होंगे, फेज डिफरेंस आएगा, लेकिन वो फेज डिफरेंस हमारे पास 0 और π/2 के इन बिटवीन आएगा। और अगर फेज़र डायग्राम की अगर हम बात करें तो प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट है उसके लिए इन फेज वी और आई है, और अगर प्योर कैपेसिटिव हमारे पास है जी सर्किट, उसमें पता है जी वोल्टेज लैग करता है जी करंट से बाय एंगल π/2, और ये फेज़र डायग्राम इससे पहले हम इसकी देख चुके हैं जी। अब अगर हम कंबाइन इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे पास आरसी जो सीरीज सर्किट होगा इसमें करंट लीड ही करेगा, या हम बात करें वोल्टेज लैग ही करेगा, लेकिन एंगल यहाँ पे थीटा होगा। थीटा ना तो 0 होगा ना थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। और इसके लिए हमारे पास ये वेक्टर डायग्राम इसे हम बोलेंगे, या फेज़र डायग्राम हमारे पास ये आएगी। अब देखें वी आर को हमने एक्स एक्सिस पे रख लिया है। अब देखें करंट को असल में हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, और क्योंकि वी आर असल में रेजिस्टर का वोल्टेज है, रेजिस्टर का वोल्टेज और सर्किट का करंट ये इन फेज़ हैं। असल में क्या चीज़ थी, देखें करंट दोनों में सेम है, लेकिन दूसरी बात हमें यह भी पता है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं। तो अगर करंट सेम है इसका मतलब है कि जो एंगल जो फेज़ करंट का होगा वही एग्जैक्टली जो फेज़ होगा वो रेजिस्टर के वोल्टेज का होगा, लेकिन कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो करंट से लैग करता है बाय π/2। हमने डाउनवर्ड इसको बना दिया, और दोनों को जब हम वेक्टोरली ऐड करेंगे वी आर वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर, दिस विल बी इक्वल टू वी या वी आर एम एस वैक्टर। अब हम इम्पीडेंस के लिए कैलकुलेशन करने लगे, जो हमारे पास कंबाइंड ऑपोजिशन आएगी, कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो कंबाइंड ऑपोजिशन आएगी उसके लिए हमने काम करना है जी। अब वेक्टर डायग्राम हमारे पास सामने आ रही है जी नज़र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करना है। सबसे पहले वेक्टर डायग्राम वी आर एम एस इक्वल्स टू वी आर वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर, और मैग्नीट्यूड फॉर्म की अगर बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए तो वी आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। अब अगला काम है जी वी आर और वी सी की वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आई आर एम एस स्केयर ये दोनों में आएगा तो हमने कॉमन ले लिया है, तो बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा जी आर स्केयर प्लस एक्स की स्केयर, स्केयर रूट आई आर एम एस स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू स्केयर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। अब हमने क्या करना है जी, आई आर एम एस को हम डिवाइड कर देंगे वी आर एम एस के साथ, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस इक्वल्स टू आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर स्केयर रूट। सिंस वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस इक्वल टू इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है जी जी इक्वल्स टू आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर स्केयर रूट। रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इन दोनों को स्केयर करना है, फिर ऐड करना है और स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी। अब देखें इम्पीडेंस दो वे से फाइंड की जा सकती है, या तो हमें आरएमएस वैल्यू पता हो वोल्टेज की, इससे सर्किट के करंट के साथ डिवाइड करके इम्पीडेंस फाइंड की जा सकती है, या दूसरा वे हमारे पास जो है वो ये है जी कि अगर रजिस्टर की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता हो तो इन दोनों को यूज़ करके भी इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इम्पीडेंस डायग्राम की अगर हम बात करें जी, तो इम्पीडेंस डायग्राम को अगर हमने बनाना होगा फिर हम रजिस्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दोनों को वेक्टर्स के तौर पे यूज़ करेंगे, और हम वेक्टर इस तरह बनाएंगे कि आर की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में होगी और एक्स सी की डायरेक्शन वी सी की डायरेक्शन में होगी डाउनवर्ड, और जी इन दोनों का वेक्टर सम होगा। इसको इस तरह भी राइट किया जा सकता है जी वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल इज़ इक्वल टू आर वेक्टर प्लस एक्स सी वेक्टर। तो ये हमारे पास है जी इम्पीडेंस डायग्राम। फेज़ डिफरेंस की अगर बात करें तो फेज़ डिफरेंस की जिस तरह हमने बात की जी कि फेज़ डिफरेंस तो होगा, वो ना तो ज़ीरो होगा क्योंकि वोल्टेज और करंट इन फेज़ भी नहीं हो सकते, और ना ही π/2 होगा। तो फेज़ डिफरेंस किस तरह आएगा जी, अगर इम्पीडेंस डायग्राम को यूज़ करें या वोल्टेज वाली डायग्राम को यूज़ करें तो फेज़ डिफरेंस हमारे पास आएगा थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वी सी ओवर वी आर
वी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है जी और वी आर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज और रेजिस्टर का वोल्टेज इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए और टेंजेंट इन्वर्स ले लें तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका जी फाइंड करने का, अगर इम्पीडेंस डायग्राम को देखें तो एक्स सी परपेंडिकुलर होगा और आर यहाँ पे बेस होगी, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स सी ओवर आर, एक्स सी इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा सी, थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 2 पाई एफ सी आर। तो ये 4 फार्मूलाज है हमारे पास फेज डिफरेंस फाइंड करने के। अब कौन से वाला फार्मूला यूज़ करना है डिपेंड करता है जी हमारे पास गिवन डाटा क्या है। जो गिवन डाटा होगा उसको यूज़ करते हुए इन चारों में से किसी को भी यूज़ करके फेज डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसी तरह इसी की कंटिन्यूशन में हमारे पास जो अगला आएगा जी लेक्चर वो आरएल सीरीज़ जो है वो सर्किट हमारे पास होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।